नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और CDP एचटेट के लिए हमने शुरू की थी साइकोलॉजी क्लासेस। तो यह अपनी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी और उसकी दोहराई भी कर ली थी और उस पर आप लोगों ने भी ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स दिया है। इतना अच्छा नहीं दिया था जितने की हमने उम्मीद की थी। चलो कोई ना, ये अपनी दूसरी क्लास है। इतना अच्छा नहीं था इसलिए ये क्लास थोड़ी लेट आपको मिल रही है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। आज टेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल, तो इन टॉपिक्स में जो हम कर रहे हैं, इन टॉपिक में अगर कोई भी प्रश्न आता है वो बाहर नहीं जाएगा इसमें से। इस तरीके से ये अपने हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो यह अपनी दूसरी क्लास है और इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। डीप स्टडी विद प्रदीप के नाम से ही है। और जो नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है डीप स्टडी विद प्रदीप के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी इसके अलावा और भी PDF आपको दी जाती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, ब्रॉन फेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। इसमें से भी एक प्रश्न जरूर आ जाता है हर बार। तो एक प्रश्न, एक नंबर का एक प्रश्न आप इसमें से पक्का कर सकते हैं। ये 4 ही पेज हैं, ठीक है। आपको क्लास शुरू करने से पहले दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में जो इस टॉपिक में से प्रश्न आए हुए हैं वो, ठीक है। ये देखिए, ये प्रश्न एचटेट के ही स्क्रीनशॉट है। ये प्रश्न ब्रॉन फेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता उसके भाई बहन उदाहरण है। तो ये जो है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, माता पिता से हम डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। तो ये सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण है। ये हम पढ़ेंगे ना इनकी थ्योरी तब अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ब्रॉन फेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून किसके उदाहरण हैं। ये प्रश्न हम लास्ट में करेंगे क्योंकि सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर मतलब क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और वीडियो में कमेंट जरूर किया कीजिए आपको क्लासें कैसे लग रही है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है अपना वो है ब्रॉन फेन ब्रेनर का पारिस्थिति परक सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किसने दिया था, या फिर इकोलॉजिकल सिद्धांत की इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दिया था। तो वो है ब्रॉन फेन ब्रेनर का, ठीक है, इसने दिया था। और इसका पूरा नाम क्या है, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर, ठीक है। यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने बच्चे के विकास की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसे कहा गया था परिस्थिति परक सिद्धांत। बच्चे के विकास के लिए जो है अलग अलग सिद्धांत दिए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने। जैसे जीन पियाजे ने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला सिद्धांत, और एरिक्सन का सिद्धांत है एक। तो बच्चों के विकास की अलग अलग जो है वो सिद्धांत दिए होते हैं। और इसी प्रकार का एक सिद्धांत दिया था यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने, जिसका नाम है पारिस्थिति परक सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। तो इकोलॉजी इकोलॉजी क्या था, EVS के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा इकोलॉजी के बारे में। या फिर TGT स्क्रीनिंग का जिन्होंने एग्जाम दिया था उसमें था इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें। इकोलॉजी जो है शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो 1869 में दिया था इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हिक्कल ने दिया था, ठीक है। अर्नेस्ट हिक्कल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द दिया था सबसे पहले, ठीक है। उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आइए अपने CDP की क्लास में। तो वर्तमान में इस सिद्धांत के नाम को परिवर्तित कर जैव पारिस्थितिकी मॉडल यानी कि बायो इकोलॉजिकल मॉडल कर दिया गया है ब्रॉन फेन ब्रेनर और इवांस ने। इस सिद्धांत के ऊपर एक और है मनोवैज्ञानिक जो काम करता है, वो है इवांस। ब्रॉन फेन ब्रेनर के अलावा इवांस भी इस पर काम करता है। और सन 2000 के अंदर जो है इसका नाम बदलकर जैव पारिस्थितिकी मॉडल कहा गया है। और इसकी आलोचना भी की गई है।
कि जैव पारिस्थितिकी मॉडल इसका नाम तो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसमें जैव का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार का, जिस प्रकार का इसका नाम दिया गया है उस प्रकार से कोई भी इसके अंदर जिक्र नहीं है। ये एक आलोचना ये थी। और एक जैसे जीन पियाजे ने स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप विकास के क्रम बताए थे, जैसे कि एज रोल, इसके अंदर उसकी कमी है एज रोल की। बच्चे के एज के बारे में कोई भी इसके अंदर जिक्र नहीं है कि इस एज से इस एज तक इस प्रकार से विकास होता है। जैसे 0 से 2 साल जन्म से लेकर वो अपने जीन पियाजे ने बताई थी ना सिद्धांत के अंदर, वो डिटेल से हम पढ़ेंगे जब जीन पियाजे का हम टॉपिक करेंगे। तो उस प्रकार के विकास की इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप या फिर एज का इसमें कोई रोल नहीं है। ये आलोचना है इस सिद्धांत की, ब्रॉनफेन ब्रेनर की। फिर भी ये लोकप्रिय सिद्धांत माना जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत में बच्चे संबंधों का एक जटिल तंत्र है जो आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, उसमें विकसित होते हैं। बच्चे जो है वातावरण के अंदर जो भी अंतःक्रिया करते हैं उसमें उसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। और ब्रॉनफेन ब्रेनर ने इसी सिद्धांत के अंदर जो है 5 सत्र बताए हैं उस प्रावरणीय या फिर वातावरण के सत्र तल के अंदर। 5 सत्र या तंत्र या फिर मंडल, 5 तंत्र सत्र या फिर मंडल बताए हैं। कौन कौन से हैं वो, अब देखिए ये 5 हैं। इनको हमें इसी क्रम में याद करना है। सबसे पहले है लघु मंडल या फिर सूक्ष्म तंत्र। इंग्लिश में इसको याद कर सकते हैं माइक्रो तंत्र या फिर माइक्रो सिस्टम, तंत्र नहीं माइक्रो सिस्टम। और माइक्रो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, उदाहरण के उसमें हिंदी की साइड में माइक्रो तंत्र या फिर और इधर माइक्रो सिस्टम इंग्लिश के अंदर। तो इसको जिस तरीके से भी याद कर सको ना, मतलब सभी तरीके से याद रखना है। सूक्ष्म तंत्र भी आ सकता है, माइक्रो सिस्टम भी आ सकता है और लघु मंडल भी इसका नाम आ सकता है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। आजकल क्या होता है कि इंग्लिश का हिंदी वर्जन में जो है सेम ये ऐसे ही दे देता है माइक्रो तंत्र या फिर माइक्रो सिस्टम। तो इस प्रकार आपको याद रखने हैं ये, ठीक है। ये 5 है। सबसे पहले है लघु मंडल या सूक्ष्म तंत्र, दूसरा है मिजो सिस्टम यानी कि मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य मंडल यानी कि एक्सो सिस्टम, चौथा है वृहत मंडल और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैक्रो सिस्टम, और पांचवा है घटक मंडल या समय तंत्र, इसको बोल देते हैं क्रोमो सिस्टम। ये 5 जो है ब्रॉनफेन ब्रेनर ने इसके 5 सत्र या तंत्र बताए हैं इकोलॉजी थ्योरी के, ठीक है। तो ये लाइन वाइज याद रखने हैं। सबसे पहला है लघु मंडल या सूक्ष्म तंत्र यानी कि माइक्रो सिस्टम, फिर मिजो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम और फिर क्रोमो सिस्टम। ऐसे लाइन वाइज याद करने हैं, ठीक है। और अभी अगर आपको पूछा जाए प्रश्न कि ब्रॉनफेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत के 5 सत्र में से सबसे पहला सत्र कौन सा है, ठीक है। सबसे पहला सत्र या निचला सत्र कौन सा है, तो आप ऑप्शन में देंगे लघु मंडल या फिर सूक्ष्म तंत्र। लेकिन पूछा जाए कि बाहरी, सबसे ऊपरी या फिर सबसे बाहरी तंत्र कौन सा है या फिर सत्र कौन सा है, तो लगभग ज़्यादा नहीं 85 से 90% तक अगर नहीं पढ़ी है अच्छे से क्लास, तो वो आंसर देंगे घटक मंडल। क्या आंसर देंगे, सबसे बाहरी और ऊपरी सत्र कौन सा है, इसका आंसर लगभग जो है घटक मंडल देंगे, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। सबसे बाहरी और ऊपरी स्तर जो है वो वृहत मंडल है यानी कि मैक्रो सिस्टम है। अब घटक मंडल क्या है, ये एक चेंजिंग टाइम है, ये समय है यहाँ पर, ठीक है। घटक मंडल क्या है, इसमें ये समय है, ना कि ये सबसे बाहरी तंत्र या फिर सत्र है। ये आगे आपको फोटो में आपको दिखा देता हूँ मैं, उसमें अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये है अपने, ये फोटो जो है एनसीईआरटी कक्षा 11वीं की पुस्तक है जो साइकोलॉजी की, पृष्ठ संख्या 69 पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए सबसे बाहरी कौन सा है यहाँ पर, ये देखिए सबसे भारी वाला कौन सा है, ये वाला है।
तो इसमें देखिए ये कौन सा है, तो ये वृहत मंडल है। ये घटक मंडल जो है ये काल है, यानी कि समय है, ये चेंजिंग समय होता है। अगर पूरा आ जाता ना ऐसे, ये देखिए यहाँ पर अच्छे से, ये यहाँ से यहाँ तक है सिर्फ, अगर ये पूरा आता ना तब ये हो जाता सबसे बाहरी और सबसे ऊपरी सतर। लेकिन अभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रॉन फेन ब्रेनर का सबसे ऊपरी या फिर बाहरी कौन सा है वो मंडल, तो वो बृहत मंडल रहेगा। ठीक है, यानी कि मैक्रो सिस्टम। एक फोटो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी देखिए आप सबसे बाहरी वाला कौन सा है, तो ये देखिए ये वाला जो है ये सबसे बाहरी है, ऊपरी या फिर सबसे बाहरी वृहत मंडल। और ये है ना जो ये कौन सा है, ये क्रोमो सिस्टम, यानी कि घटक मंडल है, समय है ये। ठीक है, तो ये जो है सबसे बाहरी के अंदर नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 5 तंत्र है, आइए इनको अब डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लघु मंडल, यानी कि माइक्रो सिस्टम या सूक्ष्म तंत्र इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी इसको याद रखना है। और माइक्रो सिस्टम यानी कि माइक्रो तंत्र, तो माइक्रो इस प्रकार से आपको साथ में हिंदी में भी ये वाला भी आपको याद में रखना है साथ में। तो यह बालक का प्रथम स्तर होता है तथा सबसे ज्यादा आवश्यक व निकट होता है, अर्थात सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी सत्र को या निकटतम वातावरण को लघु मंडल कहा गया है। इस मंडल में बच्चे के निकटतम वातावरण में होने वाली अंतः क्रियाएं तथा क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे परिवार, परिवार में भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी, अध्यापक, मित्र, साथी, संगी, ये सारे इसमें आएंगे। सीधी सी सिंपल सी अगर हम बात कर लें, जिनसे डायरेक्ट अपना इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट क्रियाएं होती है, तो बच्चे की, इसमें अपने बच्चे की बजाय खुद पर लेके चलिए, यानी कि खुद हम उदाहरण जो है वो खुद का लेकर चलिए। हम डायरेक्ट किन से क्रियाएं करते हैं, यानी कि डायरेक्ट किन से जुड़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें जो है खुद पर, मतलब अगर आप खुद का उदाहरण लेकर चलोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। जैसे रीजनिंग में भी एक टॉपिक आता है ना, ब्लड रिलेशन वाला, तो उसमें भी आप खुद पर अगर लेके चलोगे ना प्रश्न को, तो अच्छे से उसको सोल्व कर पाओगे। जैसे प्रश्न आया कि बच्चे के मामा की बहन का पति, तो इस प्रकार से आप करेंगे ना, तो आप खुद पर लेके चलिए, यानी कि बच्चे की जगह खुद पर, खुद का मामा, तो मामा के बहन क्या लगी, अपनी माँ लगी, माँ के पति अपने पिता हुए, तो इस प्रकार से खुद पर लेके चलिए। तो इसी में भी सीडीपी में भी, इसके अंदर भी आप खुद का लेके चलिए। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो सिस्टम में हम जिनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट मतलब जिनसे हमारी क्रियाएं होती हैं, अंत क्रियाएं जिनसे हम डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, वो लघु मंडल या फिर माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। अब जैसे डायरेक्ट, अब मैं हूं तो मैं डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ हूं, अपने माता पिता से। डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ हूं, अपने मित्रों से। ठीक है, डायरेक्ट किससे अपने बात करते हैं, अध्यापक से। ठीक है, डायरेक्ट हम किससे जुड़े हुए हैं, अपने पड़ोसियों से। ठीक है, तो अपने डायरेक्ट अंतःक्रिया करते हैं उनसे, मतलब जो भी हम बातचीत करते हैं वो सारी चीजें अपनी डायरेक्ट होती है। किन किन से होती है, परिवार से होती है। जैसे परिवार में भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी आगे, और अध्यापक, मित्र, साथी, संगी, इनसे हम डायरेक्ट जो है अंतःक्रियाएं करते हैं। तो ये जो सारे हैं ये अपने आएंगे लघु मंडल के अंदर, माइक्रो सिस्टम में, या फिर सूक्ष्म तंत्र इसका नाम है। अब आगे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें द्विदिशात्मक यानी कि बाई डायरेक्शनल रिश्ता होता है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम इसको सिंपल शब्दों में समझेंगे कि द्विदिशात्मक रिश्ता क्या होता है। तो ये डिटेल में इसलिए लिखा जाता है किताबी टाइप में, कि मुझे पता है सभी जो है वो वीडियोस नहीं देखते हैं, सिर्फ नोट्स से ही काम चलाएंगे। तो वो अगर वीडियो भी ना देखें और सिर्फ नोट्स पढ़ें तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ये इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि माता पिता, शिक्षक, साथी, संगी, पड़ोसी से वे प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ वे अपने विशेष शारीरिक गुणों, व्यक्तित्व एवं क्षमताओं से भी उन्हें प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक उत्तम दोस्ताना एवं एकाग्र छात्र
शिक्षक एवं माता पिता से धनात्मक एवं धैर्यपूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, परंतु एक नटखट एवं चिढ़ उत्पन्न करने वाले छात्र से शिक्षकों एवं माता पिता में अधैर्यता, दंड देने की प्रवृत्ति तथा उसमें बंधन रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। सिंपल सी बात अगर हम सीधा सा समझाएं ना आपको, तो इसमें द्विदिशात्मक रिश्ता होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल। अब इसमें जो है हम किससे जुड़े हुए हैं? सीधे अपने अध्यापक से, अपने माता पिता से, ठीक है। तो हम उनसे करेंगे ना तो उनका हमें रिस्पॉन्स आएगा। सिर्फ हम ही जो है अंतःक्रिया नहीं करें, उनका भी हमारे पास जो है आंसर आएगा। हम कुछ भी अगर बोल देंगे उनको तो उनका आंसर हमें आएगा। तो दोनों तरफ से जो है अंतःक्रियाएं होती है यहाँ पर, वो कहलाता है द्विदिशात्मक रिश्ता। और ये उदाहरण में कहा गया है, जैसे एक मान लीजिए अच्छा छात्र है या फिर स्टूडेंट है, तो वो अच्छे काम करेगा, यानी कि अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे अच्छे प्रतियोगिताओं में भाग लेगा, तो उसको जो है उसके फिर क्या होगा? उसको रिस्पॉन्स भी माता पिता या अध्यापक धनात्मक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको शाबाश देंगे, उसको अच्छी अच्छी मतलब आगे प्रेरित करने के लिए इनाम वगैरह भी देंगे। लेकिन एक नटखट बालक अगर मतलब पढ़ता नहीं है, शरारत करता है, तो माता पिता क्या करेंगे या अध्यापक क्या करेगा? उन्हें दंड देगा। तो सामने से भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना, दंड देगा, और उसे उसमें एक बंधन सी रखेगा, घर से बाहर जाने का बंधन। अगर वो शरारत कर रहा है घर से बाहर जाकर, तो एक प्रकार से बंधन रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तो ये जो है ये कहलाता है द्विदिशात्मक, यानी कि सामने से भी आपको रिस्पॉन्स आ रहा है अपने माता पिता से। ये आप है, आप अगर अंतःक्रिया कर रहे हैं और सामने से भी आता है, तो इस प्रकार से जो आप सामने मतलब डायरेक्ट जिनसे जुड़े होते हैं वो अपने लघु मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम के अंतर आते हैं। दूसरा है मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल को मिजो सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और मिजो सिस्टम या फिर मिसो सिस्टम ऐसे लिखा हुआ आएगा इंग्लिश के अंदर ही। हिंदी में भी जो है मिसो सिस्टम, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आ सकता है। तो आप मध्य मंडल के साथ साथ ये भी याद रखना है मिसो सिस्टम। इसमें क्या होता है? यह बालक का दूसरा सत्र होता है जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों तथा तत्वों, परिवार, पड़ोसी, साथी के आपसी संबंधों से बना होता है, जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियां, स्कूली अनुभूतियां, साथी संगी की अनुभूतियां इत्यादि सम्मिलित है। अब सिंपल सी परिभाषा में हम समझ लेते हैं कि मध्य मंडल में क्या होता है। माइक्रो सिस्टम यानी कि सूक्ष्म तंत्र के दो लोग आपस में मिल जाए, वह मिजो सिस्टम या मिसो सिस्टम कहलाता है। जैसे कि मेरे स्कूल के मित्र और मेरे पापा, मेरे मामा या बुआ के लड़के और मेरे पड़ोसी, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग। अब आपको सीधी सी बता दूं, पहले भी बताया था ना, खुद पर उदाहरण लेके चलिए। तो ये मैं हूं खुद। अब मैं किन से जुड़ा हुआ हूं? मैं अपने अध्यापक से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। और दूसरा मैं किससे जुड़ा हुआ हूं? डायरेक्ट अपने माता पिता से, ठीक है, पेरेंट्स से। तो अब इसमें क्या होगा? मैं किन किन से जुड़ा हुआ हूं? माता पिता से और अध्यापक से। तो ये क्या हो गए? ये माइक्रो सिस्टम के दो लोग हो गए। और जब ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं, यानी कि अंतःक्रिया करते हैं कोई भी, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तब मैं अध्यापक से जुड़ा हूं और इधर अपने माता पिता से, और ये स्कूल में जाएंगे उस मीटिंग में, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो माइक्रो सिस्टम के दो लोग मिल गए ना आपस में। तो ये ऐसे जो मिलते हैं उसमें वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो मध्य मंडल में आते हैं, यानी कि मिसो सिस्टम में आते हैं। जैसे कि अब मैं अपने मित्र से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल के मित्र है, दोस्त है उनसे, और अपने पापा से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर ये मित्र, ये तो मुझसे जुड़े हुए हैं ना डायरेक्ट, ना कि पापा से मेरे। तो ये आएंगे मेरे घर और आके फिर पापा को भी नमस्ते करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ कुछ बातचीत करेंगे। तो मेरे पापा माइक्रो सिस्टम में हो गए मेरे से, तो डायरेक्ट मेरे मित्र हो गए माइक्रो सिस्टम में। अब ये दोनों जो है ये आपस में जुड़ गए, माइक्रो सिस्टम के दो लोग आपस में जुड़ गए। वो दोनों वो किस में आएंगे? फिर वो अपने मध्य मंडल में आएंगे। जैसे छुट्टी होती है तो हम जाते हैं मामा या बुआ के घर, तो वहां जाके हम
बुआ के लड़के से ही मिले हुए होते हैं। डायरेक्ट अपना रिश्ता किससे है? बुआ के लड़के से। उसका फ्रेंड आ गया उसके घर पे, फिर उससे अपनी जो बातचीत होती है वो दोनों वो किस में आएगा? वो अपने आ जाएगा उसमें मीशो सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने बुआ के लड़के से जुड़ा हुआ ना, यानी कि बुआ का लड़का मुझसे जुड़ा हुआ है और वो उससे अपने मित्र से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट मेरे बुआ का लड़का डायरेक्ट जो है वो एक तो मुझसे जुड़ा हुआ है और दूसरा अपने फ्रेंड से डायरेक्ट उसके मित्र से। लेकिन मैं फिर उससे जब घुलूंगा मिलूंगा तो वो माइक्रो सिस्टम के दो लोग जो आपस में जब घुल जाते हैं मिल जाते हैं तो वो मिशो सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मेरे माता पिता और मेरे मित्र, ये दोनों क्या है? माइक्रो सिस्टम है, यानी कि माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आने वाले हैं। और ये दोनों जब जुड़ेंगे, ये तो मुझसे मिलने आए थे ना, लेकिन मम्मी या पापा को भी नमस्ते करेंगे, उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन मेरे माता पिता से ये डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, मेरे कारण ही इनसे जुड़े हैं। तो ये जो है आपस में जब माइक्रो सिस्टम के दो लोग मिल जाते हैं तो वो मीशो सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे है बाह्य मंडल। तीसरा सत्र है बाह्य मंडल। प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं, यानी कि डायरेक्ट इन्फेक्ट नहीं होता है इसमें। एक्सो सिस्टम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल को। यह बालक का तीसरा सत्र है। इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता, अर्थात इसमें बालक स्वयं नहीं होता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थाएं, परिवार की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, स्कूल बोर्ड, कॉलेज मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें किस में आएगी? ये बाह्य मंडल में आएगी। अब जैसे कि माता पिता का कार्यस्थल है, तो वो जैसे किसी के पिता या फिर माता जो है वो स्कूल में टीचर है, या फिर मान लीजिए पुलिस लाइन में है, पुलिस है, या फिर आर्मी में है, तो उनका जो है कार्यस्थल हमें डायरेक्ट प्रभाव नहीं करता। अब मान लीजिए किसी के पिता या फिर माता पुलिस लाइन में है और उनका ट्रांसफर हो गया कहीं दूर, तो उनके ट्रांसफर के कारण आपको भी उस जगह जाकर जो है अपना स्कूल वगैरह छोड़कर वहां पर जाना पड़ेगा और वहां फिर नया स्कूल वगैरह देखेंगे। तो वो हुआ किस कारण से? माता पिता के कार्यस्थल के कारण से हुआ ना, अपने प्रभाव पड़ा अपने विकास पर, क्योंकि वहां से हम जाएंगे दूसरी जगह पर। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे के विकास पर प्रभाव डालती है और इनडायरेक्ट प्रभाव डालती है, प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर आ जाएगी। जैसे स्कूल बोर्ड है, कॉलेज मैनेजमेंट है, स्कूल बोर्ड जैसे भिवानी बोर्ड है, उसने उसके जो रूल्स हैं, जैसे कि 6 महीने से एग्ज़ाम होते हैं, हमारे टाइम में होते थे सेमेस्टर सिस्टम था, अभी जो है ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। तो वो सारा सिस्टम जो है वो प्रभावित करता है बच्चे को, लेकिन उससे हम डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, अपने तो स्कूल से जुड़े हुए हैं ना डायरेक्ट, ना कि स्कूल बोर्ड, स्कूल का जो भिवानी बोर्ड है उससे तो नहीं जुड़े हुए ना हम। तो वो सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आएगी बाह्य मंडल में, डायरेक्ट हम पर प्रभाव नहीं होता है इस चीज का। ठीक है, आगे है वृहत मंडल, यानी कि मैक्रो सिस्टम। वृहत मंडल को हम बोलेंगे मैक्रो सिस्टम। अब यह जो है आपको बताया था ना, यह ब्रॉनफेन ब्रेनर मॉडल का सबसे बाहरी या फिर ऊपरी स्तर है, जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक प्रथाएं, देश के नियम या कानून, संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि सम्मिलित है, जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। ठीक है, देश के नियम या कानून है, हमारी संस्कृति है, हमारा रहन सहन, पहनावा, ये सारी चीजें हमारे विकास को प्रभावित करती है। देश के कानून या फिर नियम है, जैसे हमें सड़क पर लेफ्ट साइड ही चलना पड़ता है, तो ये नियम है। कोई भी चोरी अगर करता है या फिर मतलब किसी की हत्या करता है तो वो देश के कानून और नियम के उल्लंघन के खिलाफ है, तो उसको दंड भी मिलता है, यानी कि वो नहीं करता है ये सारी चीजें, कानून और नियमों को देखते हुए ये सब चीजें नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जो है वृहत मंडल में आएगी, मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आएगी। हमारा रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति,
ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, आगे है पांचवा घटक मंडल या फिर सम्य मंडल इसको बोल सकते हैं, यानी कि क्रोमो सिस्टम। घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक एवं ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती है तथा बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियां या फिर अनुभव प्राप्त होते हैं। सिंपल सी अगर हम भाषा में समझें तो समय के साथ जो परिवर्तन आते हैं वो घटक मंडल या फिर सम्य तंत्र या मंडल में आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल एवं संचार के अन्य नए नए तरीके तथा संसाधन से अवगत होते हैं। जो भी समय के साथ परिवर्तन आ रहे हैं ना, जैसे स्मार्टफोन यूज अभी बढ़ रहा है, अभी टैबलेट से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि स्कूलों में टैब दी जा रही है और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। समय के साथ साथ पढ़ाई में भी चेंजिंग आ रही है ना बच्चों के अंदर, तो वो सारी चीज इसमें आएगी। घटक मंडल या फिर क्रोमो सिस्टम जिसको हम बोलते हैं उसके अंतर्गत आएगी समय तंत्र के अंदर। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। इसकी आलोचना हमने सबसे पहले ही जिक्र कर लिया था कि इसका नाम जैव पारिस्थितिकी मॉडल दिया है, लेकिन इसके अंदर जैविक बातें कुछ भी नहीं की गई हैं। और दूसरा, इसमें एज का कोई भी रोल नहीं है, जैसे जीन पियाजे वाली में है, एरिक्सन की थ्योरी में है, और स्टेप बाय स्टेप एज का रोल है वो इसमें देखने को नहीं मिलता, फिर भी ये जो है लोकप्रिय है। अब ये वाला वही आ गया। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, माइक्रो सिस्टम है। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। फिर मध्य मंडल है, ये दो व्यक्ति जो माइक्रो सिस्टम के दो व्यक्ति आपस में मिल जाएं वो मध्य मंडल में आ जाएगा। फिर है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या क्या आ जाएगा, फिर कार्यस्थल आ जाएगा, माता पिता का कार्यस्थल वगैरह ये आ जाएगा बाह्य मंडल में। और वृहत मंडल में, वृहत मंडल में हमारे देश के नियम कानून रीति रिवाज प्रथाएं ये सारी चीजें आ जाएगी। और घटक मंडल जो है ये चेंजिंग समय है, समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं, जैसे अभी न्यू टेक्नोलॉजी है वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसमें हम डायरेक्ट जो है जैसे कि वृहत बाह्य मंडल में जो है हम डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमें। ठीक है, माता पिता का कार्यस्थल, मीडिया भी जो है इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, मीडिया जो है बाह्य मंडल में आ जाएगी एक्सो सिस्टम में, क्योंकि मीडिया भी हमें प्रभावित करती है, हमारे विकास को प्रभावित करती है, लेकिन डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से हमें प्रभावित करती है। ये सेम चीज है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने समझ ही लिया है। अब अपने प्रश्न कर लेते हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, ब्रॉन फेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। किसके हैं, माता पिता भाई बहन से हम डायरेक्ट मिले हुए होते हैं ना, तो सबसे निचले वाला कौन सा था, ये देखिए सूक्ष्म तंत्र, तो इसका आंसर रह जाएगा सूक्ष्म तंत्र। ठीक है, दूसरा है अपने जो ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एचटेट के। ठीक है, उनके ही स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो ब्रॉन फेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है, चार ऑप्शन है, सूक्ष्म तंत्र, मेसो तंत्र और वृहत तंत्र और सम्य तंत्र। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये अपने अभी पीछे बढ़कर आए हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आगे है ब्रॉन फेन ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्न अंकित में से किस तंत्र में समाहित है। तो सूक्ष्म तंत्र में कौन से आएंगे, जो हमसे डायरेक्ट होते हैं जुड़े हुए, जैसे माता पिता वगैरह। वृहत तंत्र के अंतर्गत अपनी रीति रिवाज, देश के नियम कानून वो सारी चीजें आ जाएगी। और मिजो सिस्टम में कौन सा आएंगे, जो दो सूक्ष्म तंत्र के वो मिल जाते हैं, फिर उसमें जो अंतःक्रिया होती है वो मिजो सिस्टम में आती है। एक्सोतंत्र, एक्सोतंत्र यानी कि बाह्य मंडल, तो बाह्य मंडल जो है इसका राइट आंसर रहेगा एक्सोतंत्र, बाह्य मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। ये देखिए अपने ऊपर पढ़कर आए हैं ना, बाह्य मंडल एक्सोतंत्र, यानी कि ये देखिए एक्सो सिस्टम या फिर एक्सोतंत्र, सिस्टम को हिंदी में बोला गया है तंत्र। तो बाह्य मंडल माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थाएं, परिवार की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, स्कूल बोर्ड, कॉलेज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें प्रभावित करती है।
बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से, और ये आती है बाह्य मंडल के अंतर्गत। तो इससे अपने को पता चल जाता है किस प्रकार के प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इसमें कौन सा किस में शामिल है वो चीज़ें ही आती है। तो ये अपने इसका आंसर रह जाएगा एक्सोतंत्र। अगला प्रश्न है, ब्रॉनफेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर, और जो आपको बताया था ना ये वाला, इसका आंसर, ये इन दोनों का आंसर सेम है और इसका आंसर आपको कहा था कि कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इन दोनों प्रश्नों का सेम आंसर है। तो आप जो है इसका आंसर साथ में मतलब सेम ही है, तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे है, ब्रॉनफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है। तो परिवार से हम किससे जुड़े हुए हैं, परिवार से। विद्यालय से हम कैसे जुड़े होते हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, और डायरेक्ट जिसमें जुड़े हैं वो कौन सा है, माइक्रो सिस्टम है। तो ये देखिए माइक्रो सिस्टम आंसर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। सूक्ष्म तंत्र या फिर लघु मंडल इसको बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। अब है, ब्रॉनफेन ब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बालक वृहत क्षेत्र में समाहित नहीं है। वृहत क्षेत्र में तो कौन सा है, विद्यालय, मूल्य, कानून, रीति रिवाज। तो विद्यालय से क्या है, हम डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, ये अपने लघु क्षेत्र यानी कि लघु मंडल के अंतर्गत आएंगे, सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत आएंगे, माइक्रो सिस्टम में आएगा। और मूल्य, रीति रिवाज, कानून, नियम, ये सारी चीजें जो है बृहत क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, ब्रॉनफेन ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं, ये संबंध रखते हैं। ये डायरेक्ट प्रभाव कर मतलब डायरेक्ट जिनसे जुड़े हुए हैं ना विद्यार्थी, हम किससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट परिवार से, मित्र से यानी कि साथी से, और विद्यालय से हम डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। और उसमें वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रभावित कौन से तंत्र से संबंध रखते हैं जो प्रभावित करते हैं, तो वो सूक्ष्म तंत्र से, लघु मंडल से। ये सूक्ष्म तंत्र इसका जो है आंसर रहेगा, ठीक है। ये हमने डिटेल से ऊपर पढ़कर ही आए हैं। आगे है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉनफेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है। तो ये जो 5 सत्र बताए हैं ना, वो कौन कौन से हैं ये याद रखने हैं, और इनके अलावा जो भी ऑप्शन आएगा वो इसका आंसर रहेगा, नहीं पूछा है इसीलिए। तो माइक्रो सिस्टम पहला ही था, नहीं ये जो है आंसर नहीं है इसका। मैक्रो सिस्टम भी है, मेसो सिस्टम भी है, और माइनर सिस्टम जो है ये कोई भी सत्र नहीं है। ब्रॉनफेन ब्रेनर के 5 जो सत्र है उनमें से माइनर सिस्टम जो है कोई भी सत्र नहीं दिया है ब्रॉनफेन ब्रेनर ने। तो इसका आंसर जो है ये रह जाएगा माइनर सिस्टम। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, तो माइक्रो सिस्टम है, मीजो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम और क्रोमो सिस्टम है। माइनर सिस्टम कोई भी ऑप्शन यानी कि सत्र नहीं है, तो उसका आंसर ये रह जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि एचटेट का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसकी पीडीएफ आपको बता ही दी है, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास के साथ। इसके बाद जो है इसकी दोहराई की वीडियो आएगी, यानी कि दोहराई की अगली क्लास रहेगी, फिर अपने तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।